नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीटी प्लस सीपैट 2023 के लिए जीके की 26वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में है। तो दोस्तों, जो सभा और समिति थी तो ये प्रजापति जी की 2 पुत्रियां थीं, तो इसका उल्लेख है आपके अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति हैं ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। बताइए, जिए और जीनो 2 का नारा किसने दिया है। तो दोस्तों, वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जियो और जीने 2। तो ये कहा था आपके महावीर स्वामी ने। किसने कहा था भाई। तो ये कहा था महावीर स्वामी जी ने। क्या कहा कि जियो और जीने 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। तो दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया तो वो था चार्ल्स विलिकन्स। कौन था भाई। चार्ल्स विलिकन्स। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो दोस्तों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कराया था भाई नरसिंह प्रथम ने। किसने कराया था भाई। तो ये कराया था नरसिंह प्रथम ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप स्टार बना लेना, कई बार पूछा गया है। चलिए बताइए, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसकी रचना है। तो दोस्तों, ये जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है तो ये है जियाउद्दीन बर्नी की रचना। किसकी रचना भाई। तो ये है जियाउद्दीन बर्नी की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो अटाला मस्जिद है ये है जौनपुर में स्थित। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये है जौनपुर में स्थित। अच्छा भाई, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण कराया गया था इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। यानी कि जो जौनपुर में अटाला मस्जिद है तो उसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। किसके द्वारा भाई। इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, आइए ध्यान से पढ़ते हैं इसे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा किस विजय की याद में कराया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना है कि जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो इसका निर्माण कराया अकबर के द्वारा। ठीक है, कहाँ कराया था। तो ये कराया था आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है तो ये कराया था वहाँ। ठीक है, अच्छा क्यों कराया था, यानी कि किस विजय की याद में कराया था। तो वो कराया गया था गुजरात विजय की याद में। ठीक है, किस विजय की याद में। तो ये कराया था इसने गुजरात विजय की याद में। तो देखिए, इसका निर्माण कब कराया गया। तो इसका निर्माण कराया गया था 1571 ईस्वी में। ठीक है, कब कराया गया था। तो ये कराया था 1571 ईस्वी में। और उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो वो था मुजफ्फर खां तृतीय। तो यह भी आपको याद रखना है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, और शासक था उस समय मुजफ्फर खां तृतीय। कौन था भाई। तो ये था मुजफ्फर खां तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी कर सकता था। तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना कि ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जितने भी संवैधानिक स्रोत है मैंने लगभग आपको सारे करा दिए हैं, तो उनको आपको याद रखना है और समय समय पर उनको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाहर से ज़रूर पूछा जाता है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई न्यायिक पुनरावलोकन की, तो इसको लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसको भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब जानते हैं भाई कुछ स्रोतों के बारे में, इनका हम रिवीजन करेंगे, हम कई बार पढ़ चुके हैं।
अच्छा बताइए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए सोवियत संघ से। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए आपके सोवियत संघ से। ऐसी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो इनको लिया गया है आयरलैंड से। जो संसदीय प्रणाली है इसको लिया गया है ब्रिटेन से। और जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं तो इसको लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई हैं? तो ली गई हैं जर्मनी से। ऐसी जो समवर्ती सूची है तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों चलो मैं अच्छा आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो वो जो इस क्लास के आखिर में आपको मिलेगा, और एक इसके स्रोत से ही पूछता हूँ कि बताइए, मैंने आपको बताया था कि भाई जो कलेक्टर का पद है, ठीक है, आपको देखना होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है। ये मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब देखता हूँ भाई कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, भाई उसका आंसर सही दे पाएगा। तो क्वेश्चन याद रखना भाई, जो कलेक्टर का पद है वो कहाँ से दिया गया है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। और एक और आंसर जो दोगे जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल आपका 143। ठीक है, जो आर्टिकल 143 यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था कि जो आर्टिकल 123 है इसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलती है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को किया है, मान लो उसने चोरी की है, तो उसकी जो सज़ा है वो उसको जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगी, क्योंकि उसने एक बार चोरी की ना तो एक ही बार उसको सज़ा मिलेगी। तो ये आपके कहा गया अनुच्छेद 20 में। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 20 के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डंडा फौज वाला। तो भाई जो पंजाब में डंडा फौज का गठन किया था तो ये किया था चमनदीप ने। किसने किया था? चमनदीप ने। भाई देखो ये लोग क्या करते थे कि उस समय जहाँ भी इनको अंग्रेज़ मिलते थे तो ये उन पर सीधे लाठियाँ बरसानी शुरू कर देते थे। तो ये थी डंडा फौज। ठीक है, डंडा फौज क्या कार्य करती थी कि जहाँ पर भी अंग्रेज़ इनको मिलते थे ये सीधे उन्हें लाठियाँ मारना शुरू कर देते। तो यही थी डंडा फौज जिसका गठन पंजाब में किया गया था चमनदीप ने। किसने किया था भाई? चमनदीप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई देव समाज की तो इसकी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी भाई? तो ये की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग इंडिया। तो भाई इसके जो लेखक हैं तो वो हैं महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो भाई यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए कुछ और आज हम रचनाओं के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे जिन्हें हम पहले भी कर चुके हैं। बताइए यामा किसकी रचना है भाई? तो यामा है महादेवी वर्मा की। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि यामक किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की। ऐसी अभिज्ञान शकुंतलम तो ये है आपकी कालिदास की। ठीक, मेघदूत किसी की रचना है? तो ये भी कालिदास की है। रघुवंशम भी आपकी कालिदास की। और जो कुमार संभवम है तो ये भी है आपकी कालिदास की। अच्छा बताइए मिताक्षरा किसकी? तो भाई मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। ऐसी राजतरंगणी है कल्हड़ की। और प्रेम वाटिका है रसकान की। ठीक, तो ये सारी रचनाएं अब तो आपको याद भी हो गई होंगी। चलिए बताइए भाई मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये है विशाख दत्त की। और हुमायूं नामा है आपकी गुलबदन बेगम की। ठीक, हुमायूं नामा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? तो ये है गुलबदन बेगम की। अच्छा अवंती सुंदरी किसकी? तो ये है दंडी की। और दश कुमार चरित तो ये भी दंडी की है। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी? तो ये है विष्णु शर्मा की। और पद्मावत किसकी है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। और ऐसी मृच्छकटिकम किसकी है? तो ये है शूद्र की। और एशेजौन गीता किसकी? तो ये है अरविंद घोष की। और जो लाइफ डिवाइन है वो भी है अरविंद घोष की। ठीक, लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की। चलिए बताइए भाई डिवाइन लाइफ किसकी है? तो डिवाइन लाइफ है शिवानंद की। ठीक, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की और डिवाइन लाइफ है शिवानंद की। ऐसी द डार्क रूम ये आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों द डार्क रूम है आर के नारायण की। और इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध है वो है मालगुडी डेज। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए मालगुडी डेज, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसको कहीं साफ जगह या तो लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना भाई। ठीक है, मालगुडी
डेज, तो ये किसकी है? ये भी आर के नारायण की, ठीक है। जो मालगुडी डेज है ये भी आर के नारायण की है, और आपकी जो द डार्क रूम है ये भी है आर के नारायण की, ठीक। चलिए अब बताइए सखाराम बाइंडर किसकी? तो ये है विजय तेंदुलकर की। ये भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि जो सखाराम बाइंडर है ये है विजय तेंदुलकर की। ऐसे ही अष्टाध्यायी है पाणिनि की, और मदर इंडिया ये है कैथरीन मेयो की, ठीक। मदर इंडिया किसकी है? तो ये है कैथरीन मेयो की। और जो नील दर्पण है ये है दीनबंधु मित्र की, ठीक है। नील दर्पण किसकी है? तो ये है दीनबंधु मित्र की। चलिए दोस्तों ये है आज का हमारा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आज हम इन्हें कुछ वन लाइनर फॉर्म में लेकर आए हैं, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि जब मैं इसको सीधा सीधा करा देता हूँ, जैसे मान लो असम के राष्ट्रीय उद्यान है तो मैं 5-6 करा दी, तो उससे चीज़ याद नहीं होती है। तो इसलिए मैं आगे से जो लाऊंगा ना, मैं इस टाइप से लाऊंगा कि एक राष्ट्रीय उद्यान और एक राज्य। जैसे पहला है हमारा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? तो ये है केरल में। पहले मैं क्या करता, मैं केरल के ही एक साथ ले आता था या असम के एक साथ ले आता था, तो उससे मज़ा नहीं आता था। अब मैं ऐसे ही लेकर आऊँगा। चलिए बताइए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका केरल में, ठीक है। जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका केरल में। अच्छा बताइए भाई औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका असम में, ठीक। जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये है असम में। ऐसे ही हमारा जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये है पश्चिम बंगाल में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है? तो वह है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। अच्छा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्व रक्तदाता दिवस की, तो ये मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। चलिए आइए दोस्तों फिर से एक बार मार्च के दिवस का रिवीजन करते हैं। बताइए शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस आपका मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 4 मार्च को, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। ऐसी जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस वो मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व किडनी दिवस है ये मनाया जाता है 9 मार्च को। ऐसे ही आपका CISF स्थापना दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 10 मार्च को, ठीक। CISF दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। और विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है भाई 9 मार्च को। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 14 मार्च को। ऐसी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये इसको मनाया जाता है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई? तो इसको मनाते हैं 20 मार्च को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 21 मार्च को। ऐसे ही विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। और शहीदी दिवस भी आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे ही आपका विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और जो विश्व रंगमंच दिवस है इसको 27 मार्च को मनाया जाता है। अब तो दोस्तों आपको शायद मुझे लग रहा है मार्च के भी याद हो गए होंगे। जैसे ही मार्च के होते हैं याद तुरंत हम आगे जून के याद करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बताइए भाई अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है आपके 11 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल।
चलिए बताइए। समानता दिवस 14 अप्रैल, ठीक, समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि आपका समानता दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। एक बार फिर से पढ़ते हैं। समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बताइए भाई, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऐसे ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है। जो मलेरिया दिवस है विश्व वाला, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस, तो ये मनाया था 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बताइए, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल और आयुष्मान भारत दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाए जाते हैं दोनों 30 अप्रैल को। अच्छा, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब पढ़ो मई के। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। ऐसे विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और विश्व इस्तेमा दिवस 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका मनाया जाता है 11 मई को। चलिए फिर से पढ़ो भाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व हास्य दिवस 1 मई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और विश्व हास्य दिवस दोनों 1 मई को मनाए जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और विश्व इस्तेमा दिवस भी 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, ठीक है। विश्व परिवार दिवस 15 मई और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। ऐसे विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को, ठीक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं भैया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। चलिए अगला पढ़ते हैं भाई। बताइए, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व थायराइड दिवस 26 मई, विश्व थायराइड दिवस 26 मई। ऐसे ही आपका माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बताइए, जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपका जयलक्ष्मी कप, ये है आपका टेबल टेनिस से संबंधित। और टेबल टेनिस भी कौन सा है? महिलाओं वाला, ठीक है। यानी कि जो महिलाओं की जो ट्रॉफी है टेबल टेनिस में ये होती जयलक्ष्मी कप, ठीक है। यानी कि जो जयलक्ष्मी कप है ये महिलाओं के टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ आ गई हैं जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से रिवाइज करेंगे। बताइए, नारंगी रंग की चादर कहाँ पे पड़ी होती है? तो वो पड़ी होती है आपके बेड पर, इसलिए नारंग कप बैडमिंटन। फेडरेशन कप वॉलीबॉल, ठीक है। फेडरेशन कप वॉलीबॉल। खेतान ट्रॉफी शतरंज और डेविस टेनिस। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। चलिए बताइए भाई, रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट से। ऐसी देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। वेटन कप हॉकी से है और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, ठीक है। वेटन कप हॉकी से और दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से। ऐसी आगा कप भी हॉकी से, यानी कि बेटन कप और आगा खां कप ये दोनों हैं आपके हॉकी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है हमारा राधा मोहन कप।
तो ये है आपका पोलो से संबंधित। ऐसे ही बोस कप किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। ठीक है, राधा मोहन कप है पोलो से और बोस कप है, बोस ट्रॉफी है क्रिकेट से। ऐसे ही डूरंट कप किससे है, तो ये है आपके फुटबॉल से। और थॉमस कप है बैडमिंटन से और हाफ मैन है आपका टेनिस से। ठीक है, देखो राधा मोहन कप पोलो से, बोस ट्रॉफी क्रिकेट से, डूरंट कप फुटबॉल से, थॉमस कप बैडमिंटन से और हाफ मैन कप टेनिस से। ठीक है, डूरंट कप फुटबॉल से, थॉमस कप बैडमिंटन से और हाफ मैन कप है टेनिस से। ठीक है, हाफ मैन कप किससे है, टेनिस से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है। तो भाई जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये है आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, यानी कि किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक में कहाँ पर, तो ये है श्रवणबेलगोला में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए भाई निम्नलिखित में से किसे महलों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों जो महलों का शहर कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपके कोलकाता को। ठीक है, महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोलकाता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों अगर भाई बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई बांध की, तो ये बना है आपका बेतवा नदी पर। ठीक है, ये किस नदी पर बना है, तो ये है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं अपने बचपन से देखता चला रहा हूँ। ये मतलब मैं आपको ऐसे बताऊँ कि हाई स्कूल इंटर मैंने ना कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन देखा है। बताइए भाई वर्षा की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदों का जो आकार गोल होता है तो वो होता है इसके पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन ये कई बार मैंने हर जगह ही इसको देखा है। जब मैं पहले हाई स्कूल इंटर के जब पेपर देता तो वहाँ पे भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे अति लघु वाले, तो वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा था कि वर्षा की बूंदों का आकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो भी यहाँ पर बहुत जगह देखा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बताइए भाई क्यूसेक किसे मापने की इकाई है। तो दोस्तों जो क्यूसेक होता है ना, एक मिनट कट गया, देखिए ये जो आपका जो क्यूसेक होता है ये मापता है भाई जल के बहाव को। ठीक है, जो जल का बहाव होता है कितना, देखो 1 सेकंड में किसी नदी में जितना जल बह गया हो ये उसकी मात्रा होती है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास पड़ोस में नहर हो या नदी हो, तो 1 सेकंड में बहने वाले उसमें जो पानी की मात्रा है वो होती है क्यूसेक। ठीक है, तो ये जल के बहाव को मापता है 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में उसमें कितना पानी बह रहा है। तो ये होता है किसका मात्रा, किसका मापने की इकाई है क्यूसेक, तो ये है जल के बहाव को मापने की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे का शत्रु तत्व है। तो दोस्तों जो तांबे का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गंधक को। ठीक है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई गंधक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई हीलियम की, तो भाई इसकी खोज की थी लोकेयर ने। ठीक है, हीलियम की खोज किसके ने की थी, तो वो की थी लोकेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में ये दिए गए हैं। चलिए बताइए जो कुमायूं हिमालय है वो किन नदियों के बीच है। तो दोस्तों जो कुमायूं हिमालय है ना, ये है आपकी सतलज और काली नदियों के बीच में। ठीक है, किस नदी के बीच में, तो ये आपकी 2 नदियों के बीच में, सतलज और काली, यानी कि जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। देखो दोस्तों आपको एक बात जाननी है कि जो नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया था वो किया था सिडनी बुर्राड ने। ठीक है, और इसने इसे पूरे 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने भागों में हिमालय का विभाजन किया नदियों के आधार पर, तो सिडनी बुर्राड ने 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा, तो एक तो था आपका पंजाब हिमालय, दूसरा था कुमायूं हिमालय, और तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा था असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में, तो ये सिंधु और सतलज के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो वो है पंजाब हिमालय। ऐसी सतलज और काली के बीच में कौन सा स्थित है, तो ये है आपका कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। तो ये चारों आपको हिमालय के नाम याद रखने हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया, सिडनी बुर्राड ने। कितने भागों में बांटा था भाई, तो ये बांटा था 4 भागों में। कौन कौन से, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और सतलज हिमालय।
पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है? तो ये आपका सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। ऐसी कुमायूं हिमालय ये है आपका सतलज और काली नदियों के बीच में, ठीक है। नेपाल हिमालय है आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में। और जो आपका असम हिमालय है ये है आपका तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे गए हैं, हालांकि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन कई परीक्षाओं में देखे गए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब जिस बच्चे ने क्लास ली हो या जिसको मालूम हो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। अच्छा, जो पिछली क्लास का जो आंसर है वो किन किन बच्चों ने दिया था तो उनका मैंने आपको नाम बता देता हूँ। तो एक तो है ध्रुव सिंह, जिन्होंने इसका आंसर सही आंसर दिया था। दूसरी है रूही सिंह, ठीक है, ध्रुव सिंह है, रूही सिंह है। फिर है नितिन विरवासी वृंदावन वाले, और एक है मुस्कान चौधरी। तो इन बच्चों ने सही आंसर दिया था पिछले वाले क्वेश्चंस का। अब मैं आशा करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का भी बच्चे सही आंसर देंगे। और उसका भी बताना, मैंने आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था भाई, कि कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान में जो कलेक्टर का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको और दे रहे हैं कि आज से हमारी हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी हैं, और इस क्लास के बाद आपको हिंदी की भी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस हिंदी की क्लास को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन रह गए हैं और ये ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें अपने सिलेबस को थोड़ा तेज़ से पढ़ना है। तो इसलिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी गई, और रेगुलर बेसिस पर आपको हिंदी की और करंट अफेयर की दोनों क्लास मिलेंगी, और साथ ही जीके की आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे लगी, और साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी आपको स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा वो सारा आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, उस जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।